गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम जो CFSC है उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे उसको हम समझेंगे। स्प्लिटिंग के मैग्नीट्यूड के को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में समझेंगे। आइए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। अर्थ इसका यह है कि जो मेटल सेंट्रल मेटल एटम है जिससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, उस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है CFSC में। हम जानते हैं कि जो मैग्नीट्यूड स्प्लिटिंग का वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे मेटल एटम में या मेटल कैटायन में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज के एक्सेस होने से मैग्नीट्यूड स्प्लिटिंग का बढ़ेगा। हम जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ेगी तो लिगेंड्स मूव्स क्लोजर टू इट, जिसकी वजह से क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। स्प्लिटिंग ऑफ द मेटल्स इन d orbital get increase means the greater splitting will take place. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है कि कॉपर में 2 पॉजिटिव था और एक जो कोबाल्ट में 2 पॉजिटिव था और दूसरे कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट में 3 पॉजिटिव था। और एक के लिए जो वैल्यू आती है 2 पॉजिटिव की वैल्यू आती है 9200 पर सेंटीमीटर, जबकि जहाँ पर 3 पॉजिटिव है उसकी वैल्यू आती है 20,760 सेंटीमीटर, जो अपने आप में एक्सप्लेन है। मतलब एग्जाम्पल के बेसिस पर हम इसको प्योरली समझ सकते हैं कि एज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मेटल कैटायन इंक्रीजेस द splitting energy get increases. Reason behind that, the ligands moves closer to the central metal. तो ये पहला इसका फैक्टर है कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा हमारे पास आता है, अगर एक कंडीशन ये हो सकती है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहा लेकिन उसके डी ऑर्बिटल डिफरेंट हो गए, तो अब क्या करेंगे। उसमें कंडीशन ये हम देखेंगे कि अगर 3D सीरीज और 4D सीरीज के एग्जाम ट्रांजिशन मेटल हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए, तो हम ये देखते हैं कि उनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम है लेकिन उनके डी ऑर्बिटल्स क्या होंगे, डिफरेंट नंबर्स के होंगे, बट डिफरेंट नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स। तो उस कंडीशन में द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ ड्रॉप्स एज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। कैसे, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे, हमारे पास कोबाल्ट और निकल का एग्जाम्पल है। कोबाल्ट का एक हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है और निकल का हमारा हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है। हम देख रहे हैं कि इंक्रीज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स हिंडर्स द अप्रोच ऑफ लिगेंड टू द मेटल कैटायन। यहां पर एक में डी के इलेक्ट्रॉन 7 है, एक में डी के इलेक्ट्रॉन 8 है, लेकिन मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सेम है। सेम मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट होने पर भी कंडीशन बदल जा रही है, क्योंकि जैसे ही इनके डी के इलेक्ट्रॉन बदल जाते हैं, एक में 7 इलेक्ट्रॉन से एक में 8 इलेक्ट्रॉन से, तो डी के इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या हुआ, जो लिगेंड का अप्रोच था मेटल तरफ, मेटल सेंट्रल मेटल की तरफ, वो उसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हिंडर कर देते हैं। तो जिसकी वजह से वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। आप देख रहे हैं ज़्यादा वाले की वैल्यू कम होगी 8500 पर सेंटीमीटर, और जिसमें D7 कम है वो वैल्यू 9200 पर सेंटीमीटर है। अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो डिफरेंट डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस कंडीशन में जिसमें डी इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। द डेल्टा ओ ड्रॉप्स एज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लिगेंड को सेंट्रल मेटल में आने के लिए हिंडर करेंगे, रोकेंगे। रोकेंगे तो क्या होगा, वैल्यूज की कम हो जाएगी। नाउ थर्ड हमारे पास कंसेप्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द डी ऑर्बिटल। जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके ऊपर भी निर्भर करेगा कि किस प्रकार से जो स्प्लिटिंग है वो वेरी करेगी। अब एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके मेटल कैटायन में आइडेंटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं,
the magnitude of this increase in size for homologous complex within a specific group is approximately 30 to 40 50%, then transition from 3D to 4D। अब कंडीशन आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल डी इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, हम अगर नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर एक 3D का मेटल है, एक 4D का है, तो क्या होगा, स्मॉलर राइज सिमिलर राइज अकर व्हेन ट्रांजिशंस फ्रॉम, उसमें क्या होगा 30 to 40% इसमें चेंजेस आ जाएंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है, द ट्रांजिशन फ्रॉम 3D to 4D, 4D to 5D, डी ऑर्बिटल की जो जो साइज है, द साइज ऑफ द डी ऑर्बिटल एक्सपेंड्स while the electron density within them will get drops down, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, ligands are able to come into to the closer proximity with the metal cation that possesses a bigger d orbitals, जिनका ऑक्सीडेशन जो हमारा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो ज़्यादा है, तो उस कंडीशन पर जो बिगर डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें मेटल कैटायन जो सिचुएशन है, लिगेंड्स आर एबल टू कम क्लोजर, प्रॉक्सिमिटी नजदीक आने की वो कोशिश करेंगे, मेटल जो कैटायन है दैट पोसेस बिगर डी ऑर्बिटल। अ लार्ज मेटल कैटायन एक्सपीरियंसेस रिड्यूस स्टेरिक हिंड्रेंस। एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा, हमारे पास डेल्टा ओ की वैल्यू है कोबाल्ट के लिए 24,800 और उसकी एनर्जी है 163 किलोजूल पर मोल। दूसरा ही हमारे पास उसी में ये 3D है, ये 4D, ये 3D आया 4D आया रोडियम। इसमें एग्जांपल देखिए 34,100, ट्रिमेंडसली चेंज, एनर्जी बदल गई। इरिडियम के केस में आप देख रहे हैं लगभग 41,200 पर सेंटीमीटर की वैल्यू आ गई। इसका मतलब 3D से हम 4D जाते हैं, 4D से हम 5D जाते हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। हमने बताया बढ़ती जाती है क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनकी कम हो जाती है, while the electron density within them get drops down। तो ये इसका सिंपल एग्जांपल है, जब हमारे पास आइडेंटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट हो, आइडेंटिकल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो हम स्प्लिटिंग एनर्जी n के ऊपर डिपेंड करते हुए देख सकते हैं। नाउ अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि स्प्लिटिंग एनर्जी पर जो लिगेंड्स है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये है डेल डी की जगह पे हम डेल बोलेंगे, डेल ओ। क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग है वो डिपेंड करती है करेगी लिगेंड के ऊपर और चार्ज ऑन दी मेटल आयन। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम ये मानते हैं कि दे विल प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फील्ड्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो वीक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल की वो रेगुलेट होती है। अब ध्यान दें, सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे, जो लिगेंड्स हैं उनको एक सीरीज में अगर हम अरेंज करें तो उनकी जो स्ट्रेंथ है, फील्ड स्ट्रेंथ है, वो इस प्रकार से बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होगी कार्बन मोनोऑक्साइड CO की, फिर CN की, और सबसे कम होगी आयोडीन की। तो एक इंक्रीजिंग इसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो दिख रही है हमारे पास में। और इस पूरी सीरीज को, जो कि लिगेंड की जो अरेंज्ड सीरीज है, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज है जो कि लाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद, कॉम्प्लेक्स की जो लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स के साथ बनाई गई है। मान लेते हैं हमारे पास कोई इंटिटी है, तो उसमें क्या एग्जांपल होगा, ये हमारे पास सिंपल एग्जांपल है, ये डेल्टा ई की वैल्यू इस कंडीशन में बढ़ती जाएगी और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसके डिपेंड करती है। अब होगा क्या, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही इन के लिगेंड्स की फील्ड की वैल्यू बढ़ते जाती है, हम देखते हैं फ्लोरीन, हम देख रहे हैं एक्वा, हम देख रहे हैं अमोनिया, CN, हम जानते हैं कि CN की सबसे ज़्यादा होती है, तो हम यहाँ पे गैप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, CN में। गैप मीन्स द स्प्लिटिंग बिटवीन T2G एंड EG इज स्लाइटली हायर। अगर इनकी जो डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो as soon as we are just moving towards lesser that weak ligand to the stronger ligand, so definitely the delta O, the splitting energy of that particular complex will get increased tremendously। तो ये बढ़िया एग्जाम्पल हमारे सामने दिख रहा है।
इन दोनों के जो T2 और Eg के बीच का जो गैप है वो हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है नंबर ऑफ लिगेंड्स, और क्रिस्टल फील्ड ग्रो प्रोपोर्शनली विद द नंबर ऑफ लिगेंड्स, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ लिगेंड्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग एनर्जी भी बढ़ते जाएगी। एग्जांपल सिंपल समझ लेते हैं, टेट्राहेड्रल में कितने होंगे 4, ऑक्टाहेड्रल में कितने होंगे 6, तो 4 के कंपैरिजन में 6 लिगेंड वाला जो होगा उसकी एनर्जी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। और स्क्वायर प्लेनर have less ligands compared to the octahedral complex, the value of delta square planar is larger than that of delta O। यानी कहने का मतलब है डेल्टा, ये तो O नहीं, लार्जर देन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से हम देख रहे हैं डेल्टा एसपी की एनर्जी ज़्यादा होगी, डेल्टा एसपी से डेल्टा ओ की एनर्जी ज़्यादा होगी, और इनके बीच में एनर्जी का रिलेशन इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट वी हैव पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच नीडेड टू कंपेल द टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स विद इन अ सिंगल ऑर्बिटल टू पेयर अप। जो हमारे पास एक सिंगल ऑर्बिटल है उसको पेयरिंग के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। जो several electrons are linked together, it can be required by the examination of electronic spectra. If the value of delta O is greater than P, तो ये क्या बताएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अगर डेल्टा O की वैल्यू P से ज़्यादा है तो ये होगा लो स्पिन, अगर ये डेल्टा O की वैल्यू P से कम है तो वो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इन दोनों में एक लो स्पिन होगा, एक होगा हाई स्पिन। तो अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी इसमें फॉर्मेशन ऑफ हाई स्पिन, ये गलत लिखा है लो, इसमें होगा हाई स्पिन और ये होगा लो स्पिन। इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ इज इक्वल, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये होगा कॉम्प्लेक्स कोएक्सिस्ट इन इक्वल प्रोपोर्शन। एक में किसी ऐसी कोई दिक्कत, पेयरिंग एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लो स्पिन होगा कि हाई स्पिन होगा। और यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है सी एफ। एफ का मतलब है फ्लोरीन, जिसकी स्पेक्ट्रोकेमिकल में इसकी वैल्यू कम है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लोअर एनर्जी स्टेट से कहाँ चले जाएगा, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन फीलिंग करना शुरू करेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है D4 6 का एग्जाम्पल है, 2 4 6 का एग्जाम्पल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3, 1 2 3। जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा कम एनर्जी गैप होने की वजह से सीधे ऊपर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, 1 2 3 4 5, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन फिर नीचे आएगा। लेकिन इस कंडीशन में जहां पर Cn की जो एज अ लिगेंड यहाँ पे वर्क कर रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा, द एनर्जी गैप इज सो हाई, सो द इलेक्ट्रॉन विल नॉट एंटर इनटू द हायर एनर्जी स्टेट। तो हायर एनर्जी स्टेट में एंटर करेगा तो जिसकी वजह से क्या नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है वो ओवर ऑब्वियसली नीचे वाले ऑर्बिटल में ही पेयरिंग हो जाएगी इसकी। तो पेयरिंग हो गई, तो पेयरिंग होगी तो पेयरिंग बढ़ गई, पेयरिंग बढ़ गई यानी पेयरिंग हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, तो इसको हम स्पिन देखते हैं, स्पिन कम हो गई क्योंकि सभी जो स्पिन है कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे इसको लो स्पिन बोलेंगे, और जहाँ पे स्पिन ज़्यादा है तो उसके लिए हम हाई स्पिन करेंगे। स्पिन ज़्यादा का मतलब क्या है कि दीज टू आर अपोजिट स्पिन्स एंड दे आर कैंसिलिंग आउट टू ईच अदर, और इसकी स्पिन क्लॉकवाइज है, सभी की स्पिन क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 अनपेयर्ड है तो हाई स्पिन, यहाँ पे नो वन इज अनपेयर्ड, ऑल आर पेयर्ड, तो इसकी लो स्पिन। तो लो स्पिन और हाई स्पिन का यहाँ पे कंसेप्ट रहता है, तो इसको हम पेयरिंग एनर्जी के बेसिस में समझ सकते हैं। और मेटल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का जो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे इम्पोर्टेंट इसका प्रॉपर्टीज़ है, और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स हैविंग टोटल स्पिन क्वांटम नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक बाय दिस। यहाँ पे म्यू एम को बोलते हैं मोहर मैग्नेटॉन। जो अगर हम स्पिन क्वांटम स्पिन की बात, क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं तो S × S+1 से हम इसको इंडिकेट करते हैं, और इसके लिए अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग डी ऑर्बिटल्स के लिए इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू 1.73 है Ti3 के टर्म्स में। तो हम Ti3 का मतलब है स्कैंडियम टाइटेनियम,
D1 D2, तो ये D1 से शुरू हो जाएगा। तो ये D1 का मतलब नियरली 1 वैल्यू इसकी मिलेगी बोहर मैग्नेट्रॉन की। तो इसी तरीके से वेनेडियम 3 पॉजिटिव में 2, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में 3, मैग्नीज जो हमारे पास है 4.90 एंड आयरन जो है वो 5.92। Number of d orbitals 1 2 3 4 5 we have. Number of s splitting is there. The number of spin quantum number is there. Half, 1, 1.5, 2, 2.5. इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे और म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। और म्यू की वैल्यू जो होगी वो उसके आधार पर आसानी से उसके मैग्नेटिक मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट होगी, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला इसकी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कलर। ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें सबसे पहला आता है मैग्नेटिक मूवमेंट, दूसरा आता है कलर, जो हम पहले पार्ट में समझ रहे थे कि दो प्रॉपर्टी चेंज होंगी। मेटल कॉम्प्लेक्स की जो कलर है वो उसके लिगेंड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जिस प्रकार का लिगेंड होगा उस प्रकार का कलर इसमें मेटल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगा। और चार्ज ट्रांसफर कैन रिजल्ट इन वाइब्रेंट कलरेशन। किसी भी केस में जो कलर आता है वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लिगेंड ट्रांजिशन की वजह से मेटल में क्या होंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा सेंट्रल मेटल एटम में। जिस अब हम एग्जांपल दें क्लोरीन का, क्लोरीन डज नॉट पोजेस डी ऑर्बिटल्स, इंस्टेड इट हैज ऑर्बिटल दैट आर हायर एनर्जी। लाइट कैन अंडरगो रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन व्हेन दे इंटरेक्टिंग विद एन ऑब्जेक्ट। तो इसको हम थोड़ा सा अगर देखने की कोशिश करें, हमारे पास तीन अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस दिख रहे हैं और तीन अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस अलग अलग कलर है। मैग्नीज का कलर अलग है, क्रोमियम का कलर अलग है, क्लोराइड का कलर अलग। हम यहाँ पे क्लोरीन का एग्जांपल समझ रहे थे कि क्लोरीन में कोई भी कलर नहीं है, क्योंकि क्लोरीन जो है मेटल एटम है ही नहीं, ये क्या है, नॉन मेटल है, और जिसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है। जब डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो क्या डेफिनेटली क्या होगा, जो कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे वैकेंट स्पेस तो है ही नहीं। तो कोई भी ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जितनी भी लाइट होंगी सब ये रिफ्लेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से इसका कलर वाइट हो जाएगा। An object appear black when it absorbs all the light and reflects none. तो पोटेशियम परमैंगनेट हल्का सा आपको ब्लैक दिख रहा है क्योंकि किसी प्रकार के कलर को एब्जॉर्ब नहीं, जितने ही प्रकार है कलर है सबको एब्जॉर्ब कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा कलर्ड एग्जांपल्स के बेसिस में समझ सकते हैं कि क्रोमियम जो है वो चार्ज ट्रांसफर कर सकता है। तो हाँ, इसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कलर दिखाता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील के आधार पर भी हम इसका कलर समझ सकते हैं कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है, वो कॉम्प्लेक्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो एक सर्टेन वेवलेंथ की जो एनर्जी रहती है, वेवलेंथ रहती है, वो उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाता है। यानी डी के T2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की तरफ Eg में चला गया, तो इसको बोलते हैं डी टू डी ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया, डी से डी के ऑर्बिटल में गया। कहाँ से गया, T2G से इलेक्ट्रॉन चला गया Eg में, तो ट्रांजिशन हुआ। तो इस ट्रांजिशन से जो ट्रांसफर हो, चार्ज का ट्रांसफर हुआ, और इससे क्या होगा, कलर एब्जॉर्ब करेगा। और ये जो एक व्हील है जिसको हम कंप्लीमेंट्री कलर व्हील कहते हैं, उसके आधार पर समझ सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स इस सर्टेन रेंज में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसके अपोजिट वाला जो कलर येलो दिख रहा है हमें, ये इसका कलर दिखाई देगा। अगर कोई भी इस पर्टिकुलर रेंज में एब्जॉर्ब करता है कॉम्प्लेक्स, तो वो कॉम्प्लेक्स रेड हमें दिखाई देगा। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। मींस एब्जॉर्प्शन जो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला जो है वो कलर कॉम्प्लेक्स का दिखाई देगा। एंड यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इंडिकेट करता है कि इस प्रकार का जो ट्रांजिशन होता है अलग अलग तरीके से। इसकी वैल्यू यहाँ पे दिख रही 20,300 इस कंडीशन में, जहाँ पे 495 नैनोमीटर का एब्जॉर्प्शन होगा। और ये इसका कुछ डेटा है जिससे हम समझ सकते हैं कि यस देयर इज सम चेंज व्हेन डी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। तो ये हमारी बात रही। एप्लीकेशन क्या है CFSE का वो देख लेते हैं। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन इसको समझ सकते हैं इसके आधार पर कि अगर कोई मेटल अगर हाइड्रेशन करेगा तो उसके इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हम निकाल सकते हैं। तो चार्ज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो एक रेशियो चार्ज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ कैटायन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो डिपेंड करता है कि किस कॉम्प्लेक्स में कैसा फॉर्मेशन होता है, हाइड्रेशन कैसे हो रहा है, वो उसकी
CFSE के ऊपर डिपेंड करते हैं चीज़ें। आगे हम देखते हैं लैटिस एनर्जी की बात करते हैं। लैटिस एनर्जी भी उसी के आधार पर वो इन्फ्लुएंस करती है। इसी के साथ साथ इसके आप अगर थोड़ा एप्लीकेशन देखें, इविडेंस ऑफ मेटल लिगेंड कोवलेंट बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस में इसका एप्लीकेशन हो सकता है। NMR में इसका एप्लीकेशन है। लिमिटेशंस क्या है CFT की? लिमिटेशंस अगर बात करें, हम जानते हैं कि हेंस बीथ और वैन ब्लैक ने 1935 में इस प्रकार की इस क्रिस्टल फील्ड को फॉर्मुलेट किया था। ये इलुसिडेट कर सकता है स्ट्रक्चर, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा सकता है, कलर दिखा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा सकता है। दिस थ्योरी पजेस सिग्निफिकेंट कंस्ट्रेंट क्या है? ओनली डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर एड्रेस्ड। किसी भी कंडीशन में ये बाकी ऑर्बिटल को नहीं समझता है। अदर ऑर्बिटल जैसे S और P को ये ध्यान नहीं देता है। इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। दूसरा, दिस आइडिया हैज ओवरलुक्ड द कोवलेंट नेचर प्रेजेंट इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। It considers the metal ligand direct interaction to be solely ionic. तीसरी, is unable to account for the varying strength of ligands as presented in the spectrochemical series. मान लो यहाँ पे अगर एग्जांपल लेते हैं एक्सप्लेन टू इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई H2 इज मोर पोटेंट लिगेंड देन दी OH नेगेटिव। तो ये बता नहीं पाता क्यों भैया OH सबसे ज़्यादा पोटेंट है, क्यों ज़्यादा वो पावरफुल है। CFT does not taken into account the pi bonding in complexes. It is just mere the metal to ligand or ligand to metal bond. This theory is relevant to the ligand's orbits. अब भाई तो मेटल की ऑर्बिट की बात करता है, लिगेंड्स भी तो अपने ऑर्बिटल्स लेके चलेगा, तो उसके लिए ये कोई बात नहीं करता। एज अ रिजल्ट इट इज incapable of elucidating any characteristics pertaining to ligand orbitals and their interaction with metal orbitals. Now ये इसकी कुछ characteristics हमने देखी और ये this explanation of the influence of pi bond on delta O is lacking. pi bond का क्या इनका प्रभाव पड़ेगा कुछ नहीं बता पाया। Compounds in which the metal is in a zero oxidation state and a ligand is neutral lack electrostatic interactions between the metal and ligand, तो ये बातें इसकी एक्सप्लेन नहीं हो पाई। दिस इज द end of this video. If you like this video part 2 of crystal field theory, just like this, share it, subscribe Gurukul Jyoti. If you have any doubt, you can clear your doubts by commenting below. Thanks for watching.